प्रस्तुत करता नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रायोजक पतंजलि गाय का देसी घी खाएं, मिलावट के जहर से अपने मासूम बच्चों व परिवार को बचाएं। कामधेनु नेक्स्ट डबल रिब टीएमटी बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। नमस्कार, आज हुई है एक नए महीने की शुरुआत। 1 तारीख सितंबर का महीना और दिन गुरुवार। वक्त हो गया है इंडिया 360 का, जी बिजनेस का खास शो जो है पूरे बिजनेस जगत में नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले उन खबरों पर एक नजर जो बनी है आज की सुर्खियां। आने वाले दिनों में स्काइप, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर जैसे मोबाइल ऐप से कॉल करने पर भी लग सकता है चार्ज। टेलीकॉम विभाग ने ट्राई से मोबाइल ऐप्स और उनकी इंटरनेट कॉलिंग की समीक्षा का दिया निर्देश। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण, कौन है इस आदेश के पीछे। टेलीकॉम कंपनियां आखिर फ्री डेटा कॉलिंग से क्यों जलती हैं और कंज्यूमर क्यों भुगते हर बार खामियाजा। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ आज स्वदेशी टीका लॉन्च। 9 से 14 साल की लड़कियों को दी जाएगी वैक्सीन। 200 से 400 रुपए हो सकती है टीके की कीमत। टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर। अगस्त में 1,44,000 करोड़ रहा जीएसटी कलेक्शन। सालाना आधार पर 28% का इजाफा। ग्लोबल संकेतों के चलते भारी बिकवाली का शिकार हुए बाजार। निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा टूटा। सेंसेक्स में 850 अंकों की गिरावट। ट्विटर पर शुरू हुई ट्वीट एडिट करने की सुविधा। शुरुआत में सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट के लिए सर्विस। ट्वीट करने के आधे घंटे बाद तक कर सकेंगे एडिट। मेरे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, क्यों कह रही हैं ये टेलीकॉम कंपनियां कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक इन सबसे भी चार्ज लीजिए? फ्री इंटरनेट कॉलिंग पर इनकी नजर क्यों पड़ी है? देखिए दीपक, एक समय जब ये शुरुआत हुई थी इन सब सर्विसेज की, तो सबसे पहले मैसेजिंग से शुरुआत हुई थी। तब कंपनियों ने ये ऑब्जेक्शन किया था कि भाई एक ऐप है जो कि इंटरनेट हमारा यूज कर रहा है लेकिन वो फ्री मैसेजिंग दे रहा है। सरकार ने ये कहते हुए उनको कहा था कि ये आम आदमी के लिए सुविधा है और इस पर हम फिलहाल कोई रोक नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि इससे आम आदमी को ज्यादा बेहतर फायदा है। वो ज्यादा बड़े मैसेज भेज सकता है, आपने सब शब्दों की लिमिट रखी है। इसके बाद ये कंपनियां शांत बैठ गई थी। हालांकि उन्होंने ट्राई के पास एक प्रस्ताव भेजा था और एक चिट्ठी डीओटी को भी भेजी थी। उस समय इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उसके बाद जब कोविड के समय में आपने देखा होगा जिस तरह से सोशल मीडिया का, जिस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बढ़ोतरी हुई है, उसके यूजर्स की बढ़ोतरी हुई है, उन्होंने फैसिलिटीज और ज्यादा बढ़ाई है। उसके बाद से ये लगने लगा था कि ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, टेलीकॉम सेवा प्रदाता कंपनीज है, उनके पैरेलल एक और कंपनी खड़ी हो गई है जो कि इस तरह के एप्स की कंपनी है और ये बाकायदा कॉलिंग की सुविधा दे रहे हैं, मैसेजिंग की सुविधा दे रहे हैं, वीडियो कॉल की सुविधा दे रहे हैं। इसके अलावा बड़े जो फाइल्स है उनको सेंड करने की सुविधा दे रहे हैं। तो इससे कंपनियों को लग रहा है कि उनका बिजनेस हैम्पर हो रहा है और वो ये चाह रहे हैं कि ऐसी सुविधा जो हम देते थे, जिसके लिए सरकार हमसे चार्ज लेती थी, लाइसेंस फीस लेती थी, अगर ये सब भी वही कर रहे हैं तो इनके लिए भी वही नियम होने चाहिए और सरकार को इनको भी रजिस्टर करके इनसे भी लाइसेंस फी लेनी चाहिए। साथ ही साथ इनको जो सेवाएं ये दे रही हैं उन सेवाओं पर इनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, जिस तरह से टेलीकॉम कंपनीज की है। तो कुल मिलाकर टेलीकॉम कंपनीज का सरकार से यही आग्रह है कि आप इनको टेलीकॉम सेवा प्रदाता की लिस्ट में लाइए और इनको वही फीस और वही जो नियम कानून है जो कि टेलीकॉम सेवा कंपनियों को दिए जाते हैं वो सब इनपे लागू किए जाने चाहिए। जी, तो ये है मसला पूरा कि क्यों एक्चुअल में टेलीकॉम कंपनियां चाहती हैं कि इन एप्स को भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के दायरे में लाया जाए ताकि इनसे भी चार्ज वसूला जा सके जो टेलीकॉम कंपनियों से सरकार वसूलती है। अब इस पर जरा विस्तार से और चर्चा करते हैं। हमारे साथ टेलीकॉम एक्सपर्ट और टीसीआईएल के पूर्व सीएमडी विमल वाकरू सर जुड़ चुके हैं। विमल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या आपको ये तर्क संगत लग रहा है जो टेलीकॉम कंपनीज कह रही हैं? क्योंकि हम तो एक चीज जानते हैं सर, इसका अंत तो गत्वा खामियाजा आम उपभोक्ता को ही भुगतना पड़ेगा। तो पहले कंज्यूमर को थोड़ा सा अलग रखते हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की जो चिंता है या जो उनके रिजर्वेशंस हैं वो क्या तर्क संगत लगते हैं आपको? देखिए, टेलीकॉम कंपनियों की जो परेशानी है वो तर्क संगत इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ सालों में 5
सालों में मैसेजिंग जो एसएमएस वगैरह का सर्विस था, पूरा दुनिया में लगभग 50 बिलियन डॉलर से घट के 16 बिलियन डॉलर रह गया, मतलब एक तिहाई से भी कम रह गया। ये एक चीज है। दूसरा, व्हाट्सएप और दूसरे जो ऐसी सुविधाएं हैं, इनके कारण जो इंटरनेशनल रेवेन्यू था उसमें भी कमी आई है। सिर्फ डेटा का रेवेन्यू आता है टेलीकॉम कंपनीज के पास, लेकिन जैसे पहले इंटरनेशनल कॉल्स पे उनके पास काफी रेवेन्यू आता था, वो अब बहुत कम हो गया है। इनफैक्ट इसका जो असर है वह रोमिंग पे भी पड़ा है, क्योंकि आप कहीं भी जाइए और वहाँ पे लोकल जो व्हाट्सएप है, ये वाईफाई सर्विस है, वो सेवा मुफ्त रहती है होटलों में और ऐसी एयरपोर्ट्स पे, हर जगह पे। तो लगभग अब उसमें भी बहुत कमी आई है। तो इसके कारण उनका जो ये उन्होंने गुहार लगाई है सरकार से, वो काफी मतलब तर्कसंगत तो है, लेकिन साथ में ये है कि इसका असर कंज्यूमर पे कितना पड़ेगा, उसका ये है कि अभी भी ये जो कंपनियां हैं कंज्यूमर से कुछ नहीं ले रही हैं। ये सर्विसेज सारी फ्री हैं कंज्यूमर के लिए, सिर्फ डेटा पे करता है कंज्यूमर। लेकिन ये जो डेटा है, ये फेसबुक वगैरह, ये सारे ये लोगों का डेटा बेचते हैं। तो मुफ्त कंज्यूमर को अभी भी नहीं मिल रहा है, वो अपना डेटा बिकवा रहे हैं और इसके कारण बिल्कुल सर, ये वही एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूं कि हम कहां मुफ्त में, ये जो इंटरनेट फ्री कहा जाता है कि फ्री इंटरनेट कॉल, कहां फ्री इंटरनेट कॉल है? हम डेटा का पैसा दे रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारी निजी जानकारियां ये कंपनीज कहां बेच रही हैं, मोनेटाइज किया हुआ है, उस पर सरकार भी कोई लगाम नहीं लगा पा रही है। वो जो हम कीमत दे रहे हैं उस कीमत का तो कोई अंदाजा ही नहीं है। दूसरा, जो टेलीकॉम कंपनीज कह रही हैं कि साहब हमें नुकसान हो रहा है, आपको नुकसान हो रहा है तो आपको किसने कहा कंपटीशन में आप मत आइए या बाहर हो जाइए? आपका अगर सर्विसेज छोड़ रहा है या कोई व्हाट्सएप कॉलिंग पर जा रहा है तो इसलिए जा रहा है कि आपकी कॉल, आपके सिम से अगर कॉल कर रहे हैं तो उसमें कॉल ड्रॉप हो जाता है। उस पर तो सरकार भी आज तक कुछ नहीं कर पाई, आपसे कह के थक गई। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर लिया, कुछ नहीं कर पाए। तो कॉल ड्रॉप आपकी प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी आपकी प्रॉब्लम, हमारे नंबर आप यहां वहां बांट दे रहे हैं, कोई उस पर लगाम नहीं है, वो आपकी प्रॉब्लम। हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कौन सी टेलीकॉम कंपनी सरकार के साथ मिलके हमारे साथ होने वाले फ्रॉड्स और जो हमें जिन नंबरों से कॉल्स आते हैं उसकी जिम्मेदारी क्या कोई टेलीकॉम कंपनी लेती है? नहीं लेती। तो आपने तो खुद ही को कंपटीशन से बाहर किया है। ऐसे में आप उपभोक्ता को कैसे आघात पहुंचा सकते हैं, सिर्फ इस बात का हवाला देते हुए कि साहब हमें नुकसान हो रहा है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कॉमफर्स्ट इंडिया के डायरेक्टर महेश उप्पल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उप्पल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे भी वही सवाल, ये टेलीकॉम कंपनीज का जो लॉजिक है वो तर्कसंगत लगता है सर कि आप इन एप्लीकेशंस पर भी लगाइए कुछ चार्जेस? देखिए, इसमें तर्क संगत तो नहीं है, इसमें कुछ इसका एक और रीजन है और वो हम लोगों को समझना चाहिए जी। क्योंकि ये जो सर्विसेज हैं वो दुनिया भर में ऐसे ही यूज होती हैं जैसी यहाँ होती हैं, इसी ही तरीके से वो फ्री हैं जैसी यहाँ है। पर एक चीज जो कि ऑपरेटर्स के लिए बहुत जरूरी है और जो उनके ऊपर एक बर्डन है, एक उनके ऊपर जो भार है, वो ये है कि उन पर काफी बड़ी लाइसेंस फी लगती है, रेवेन्यू शेयरिंग होती है गवर्नमेंट से वगैरह वगैरह। तो उनके ऊपर कई किस्म के लेवीज या उनके ऊपर कई किस्म के चार्जेस हैं जो कि उनके लिए एक उनको अनकम्पेटिटिव बना देती है, उनको प्रतिस्पर्धा में उनको प्रॉब्लम आती है। तो सबसे जरूरी ये है कि ना कि ये जो कंपनी, ये व्हाट्सएप और बाकी जितने भी ओटीटी सर्विसेज हैं उनके ऊपर भार बढ़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि जो कंपनियां हैं, टेलीकॉम कंपनियां, उनके भार कम करने की जरूरत है, जिससे कि दोनों एक लाइन पे आ जाए, जो कि विश्व भर में होता है। और हमें वो बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस हैं, वो हमें फॉलो करनी चाहिए। हम अपने यहाँ पर अपने देश में हमने जो रूल बनाए हैं वो
तर्क संगत भी नहीं है और वो हमको अजीबोगरीब इस किस्म की प्रॉब्लम्स में लाते हैं। बिल्कुल। तो ये बट बिल्कुल सही है कि सेम सर्विस सेम रूल होने चाहिए, जी जी पर इसका मतलब ये है कि जो आपने रेगुलेटरी बर्डन डाला हुआ है टेलीकॉम कंपनीज पे वो नहीं होना चाहिए, ना कि उन पर बढ़ जाए जिनके ऊपर अभी नहीं। बट सर ये मेरा मानना है। रेगुलेशन में लाने की तो कोशिश सरकार कर रही है। अब ये सारी विदेशी कंपनियां हैं, इनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए सरकार बाकायदा बिल भी ला रही है। इनका सर्वर इंडिया में हो, इनके ओम्बुड्समैन इंडिया में बैठे, उन पर लगातार दबाव है। और आप देखिए सरकार तक को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खींचा हुआ है और कैसे कैसे दबाव बनाते, तो उनके लिए रेगुलेशंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी जी, हाँ, देखिए दो डिफरेंट इश्यूज हैं। आप जो कह रहे हैं वो जो सरकार उनसे अकाउंटेबिलिटी मांग रही है वो एक अपना अलग मुद्दा है, उसका इस सेम सर्विस सेम रूल से कोई ज्यादा लिंक नहीं है। वो जो प्रॉब्लम है वो सोशल मीडिया नहीं की या बट उपल सर, बट जब बाकी content की problem 2008-9 है, में जिसके उपल बारे सर में 2008-9 में सर जब ये बात आई थी कि आप इनके ऊपर भी चार्जेस लगाइए, उस वक्त भी तर्क यही दिया गया था कि टेक्नोलॉजी है और क्योंकि आपको अगर नई पीढ़ी में अपने नए फ्यूचर में अपनी जनरेशन को लेके जाना है तो टेक्नोलॉजी पे आप अड़ंगा मत लगाइए, और इसीलिए सरकार ने उसको वहां से मुक्त रखा था। तो ये जो अभी तक की जो हमारी रवायत रही है कि टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स में आप विकास होने दीजिए, चीजों को आने दीजिए, यूजर फ्रेंडली बनने दीजिए, फिर हम देखेंगे। तो क्या आप मानते हैं कि ये सरकार ने ठीक नहीं किया? नहीं, देखिए सरकार ने जो किया है वो आधा किया है और इसीलिए दिक्कत आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिस किस्म के रेगुलेटरी बर्डन हमारी टेलीकॉम कंपनीज पे है वो आम तौर पर बाकी देशों में नहीं है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। अब रही बात ये जो ओटीटी सर्विसेज की है, आप मुझे बताएं, आप अपनी फोन की जो डेटा सर्विस है उसको आप एक्सेप्ट करेंगे यदि उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप ना हो? नहीं करेंगे आप। तो ये टेलीकॉम कंपनीज भी जानती हैं कि उनके लिए भी जो डेटा कंजम्पशन है जिसके लिए वो पैसे लेते हैं वो इन्हीं सर्विसेज से होता है। ये जूम कॉल पे जो हम आप बात कर रहे हैं जी। तो ये भी तो फ्री सर्विस है ना। तो यदि इस किस्म की सर्विसेज हाँ नहीं, बट सर उपल सर हम यही बात कर रहे थे, वाकलू सर भी मेरे साथ हैं, वाकलू सर हम यही बात कर रहे थे, ये फ्री नहीं है जो कहा जाता है कि फ्री है। ये हम तो डेटा का पैसा सर, कंज्यूमर डेटा का पैसा दे रहा है सर, और दूसरा हमारे डेटा का ये जो इस्तेमाल जो मोनेटाइज कर रहे हैं वो उसकी कोई कीमत का अंदाजा नहीं है, तो ये फ्री नहीं है। और दूसरा सर एक और चीज, ट्राई ने ही इससे पहले और उसके पहले आपने आईयूसी को लेकर भी यही किया, आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने को देने की कोशिश की गई। जब टेलीकॉम कंपनीज ने कहा तो सरकार आई आपके पास, आपके लिए आई। लेकिन ये मैं अब थोड़ा सा वाकलू सर के पास चलूंगा, वाकलू सर के पास मैं आया नहीं। वाकलू सर, उपल सर ने जो अभी 2-3 पॉइंट पे अपने विचार रखे हैं, एक तो उसमें आप कुछ ऐड करना चाहें या कुछ कहना चाहें उसमें, दूसरा कि क्या वाकई में सिर्फ और सिर्फ ये एप्स जो आई हैं, क्या इनकी वजह से ही टेलीकॉम सेक्टर का ये हाल हुआ है, जो ये पूरा ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं कि साहब इनकी वजह से हमारे बुरे हाल हो गए? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो पहले जो उपल साहब ने कहा कि कम कर देना चाहिए टेलीकॉम जो बर्डन है सर्विस प्रोवाइडर्स पे, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स पे, ताकि थोड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए, वो तो ठीक है। लेकिन अब उसमें भी एक ढंग होना चाहिए कि मतलब जैसे अभी, अब तो सीधा जैसे अभी का हमने ऑप्शन देखा तो एकदम ट्रांसपेरेंट था और लोगों ने ठीक से उस पर किया अमल और कोई परेशानी नहीं हुई और लोगों ने अच्छा खासा पैसा, लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया सरकार को मिला उसका। लेकिन अगर हम कम करें तो फिर वो जो पुराना टेलीकॉम स्कैंडल था जो 2007-8 के आसपास हुआ था, जब वो परेशानी भी नहीं होनी चाहिए अगर हम इसको बिल्कुल कम कर दें। इतने ऑपरेटर बढ़ जाएं कि वाइबल भी ना रहे और नॉन सीरियस प्लेयर बीच में घुस जाए, वो भी नहीं होना चाहिए। अब बात यह है कि ये दोनों तरफ है। आपने ठीक कहा कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को डेटा का जो यूसेज बढ़ा है वो उसी कारण है कि ये सारे जो एप्स आए हैं इसके ऊपर।
लेकिन अब उनका जो कोर बिजनेस था वो मैसेजिंग वगैरह का, जहां उनको पैसा अच्छा मिल रहा था और जो भी मैंने पहले बताया था आपको, वो कम हो रहा है, उसके कारण उनको परेशानी हो रही है। पहले तो वो खुश थे कि उनका जो डेटा कंजम्पशन बढ़ने की वजह से काफ़ी बढ़ा था और जी। उसकी वजह से उनका रेवेन्यू बढ़ रहा था। तो फिर धीरे-धीरे उन्होंने देखा है कि इन पिछले 5 सालों में उनका रेवेन्यू इन सर्विसेज़ में कम हो गया है, तो इसीलिए उनको परेशानी हो रही है। लेकिन अब ये है कि कंज़्यूमर पे कोई ऐसा बर्डन पड़ने का मुझे चांस नहीं लगता है, ठीक। क्योंकि ये सर्विसेज़ अभी भी फ्री हैं और लोग इसका प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं काफ़ी, क्योंकि ये फ्री है। अगर इसको चार्ज बेसिस पे उन्होंने किया, हाँ, बिकॉज़ लोगों को पैसा बिकॉज़ देना पड़ा, तो कई लोग बिकॉज़ इससे आप निकल जैसे ही जाएँगे। हाँ, बिकॉज़ आप जैसे ही ऐप्स को ये बोलेंगे कि साहब हमने आप पे चार्ज लगा दिए, जैसे हम टेलीकॉम कंपनीज पर लगा रहे हैं, वो तो सीधा, क्योंकि वो जानते हैं कि अब उनके बिना कंज्यूमर रह नहीं काम नहीं पाएगा। करेगा। वो बिल्कुल। कहेंगे कि साहब देखो आपकी गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर चार्ज लगा दिए, हम आपसे वसूलेंगे, हम और कहां जाएं। तो ये अंततोगत्वा आना कंज्यूमर पर ही है। अब ऊपर सर, ये नहीं, आप बेहतर ये नहीं मानते हैं कि टेलीकॉम कंपनीज अपनी लकीर बड़ी करें, बल्कि दूसरे की लकीर मिटाने की आप कोशिश कर रहे हैं। अपनी लकीर करिए ना बड़ी, आप अच्छी सर्विसेज दीजिए, आप जिम्मेदारी से सर्विसेज दीजिए। ये कनेक्टिविटी का इशू, कॉल ड्रॉप का इशू, आई एम श्योर टेलीकॉम कंपनियां कर रही हैं, उनकी अपनी परेशानियां हैं, ये एक बहुत बड़ा पहलू है, उनकी भी अपनी परेशानियां हैं, हम समझ रहे हैं उन सब की प्रॉब्लम है। टेलीकॉम सेक्टर किन चुनौतियों से जूझ रहा है वो भी हम समझ रहे हैं। लेकिन बेटर ये नहीं होता सर कि आप अपनी लकीर को बड़ा करें, अपने आप सामने की लकीर छोटी हो जाएगी। आप कंज्यूमर के अधिकारों पर अगर कुठाराघात करेंगे, वो भी ऐसे इमर्जिंग मार्केट्स में, तो फिर यहां पर तो सवाल उठने लाजमी है सर। उपल सर, बिल्कुल सही बात है। देखिए, एक चीज जो दोनों पर लागू होती है, चाहे वो ओटीटी प्लेयर हैं जैसे व्हाट्सएप, जूम या जो भी हैं, या टेलीकॉम कंपनीज, दोनों का जो एक्चुअल टारगेट तो आप और हम ही है ना। जी। हम ही तो सर्विस यूज करते हैं। यदि दोनों में से एक भी यदि अपने कंज्यूमर्स की, अपने यूजर्स की राइट्स को, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो उनका धंधा इफेक्ट होगा ही होगा। तो ये हमको बिल्कुल क्लियर है कि हम किसी भी तरीके से कंज्यूमर को हर्ट ना करें। बिल्कुल। पर हमें ये भी देखना है कि ये जो टेंशन रहती है टेलीकॉम कंपनियों में और ओटीटी प्लेयर्स में, ये सब जगह है, व्यापक है ये प्रॉब्लम दुनिया में, और इसके लिए कई किस्म के उपाय सोचे जा रहे हैं। पर उनमें से ये उपाय जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो उपाय गलत है मेरे मानने में, जी। क्योंकि उससे किसी का भी भला नहीं होगा। यदि सही ये बात। सर्विसेज के दाम बढ़ जाते हैं तो जो ये सर्विसेज का तो फर्क पड़ेगा ही, व्हाट्सएप को और इनको तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा ही, और टेलीकॉम कंपनीज को भी पड़ेगा। यदि आप अपनी टेलीकॉम सर्विस पे यदि ये सर्विसेज यूज ना कर पाए, जीमेल ना यूज कर पाए, व्हाट्सएप ना यूज पाए, तो आप उस सर्विस का क्या करेंगे यार? कितनी फोन कर लेंगे आप, है ना? तो बात ये इतनी आसान नहीं है। और ये टेलीकॉम कंपनियां भी जानते हैं कि वो चाहते हैं कि ये ओटीटी प्लेयर्स उनको ज्यादा रेवेन्यू दें, और वो ये भी जानते हैं कि यदि ये सर्विसेज नहीं होंगी तो उनकी डेटा सर्विसेज चलेंगी भी नहीं। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है। इसके लिए हम बड़े सिंपल से रूल कुछ बना दें या कुछ सिंपल सा कुछ बिल्कुल ही स्वीपिंग को चेंज कर दें, उससे मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। इसके लिए बहुत केयरफुल, ये तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। ये बड़ा हो सकता है कुछ ज्यादा ये शब्द लगे, लेकिन बड़ा डिस्ट्रक्टिव सा अप्रोच ही है कि मैं अपना कारोबार नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, मेरे को फायदा नहीं हो रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं चलो सामने वाले को नुकसान हो जाए कम से कम। तो ये वाला जो अप्रोच है, और सामने वाले को नुकसान नहीं होगा, टेलीकॉम कंपनीज को भी नुकसान होगा, दोनों को। हाँ, वही वो तो पूरा इकोसिस्टम आपका कारोबार का, जी आपका, आपने सही कहा कि वो कारोबार का पूरा इकोसिस्टम प्रभावित होगा, सबका नुकसान है, कंज्यूमर का नुकसान, टेलीकॉम कंपनियों का नुकसान, ओटीटी का नुकसान, सबका नुकसान है। तो ऐसे नुकसान वाले इकोसिस्टम से आपको मिलेगा क्या? तो सुझाव जो दिया है सरकार को, आप देखते हैं, अभी तो डॉट ने भेजा है इसको ट्राई को, अब इसमें ट्राई क्या करते हैं, वो कंसल्टेशन उन्होंने रखी होगी अपनी, वो एक्सपर्ट है उनके, बहुत अच्छे मूर्धन्य लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, विद्वान लोग, वो इस पर तय करेंगे। लेकिन हमारा
ये जिम्मेदारी थी। इस छोटी सी चर्चा के जरिए हम थोड़ा सा इसमें कंज्यूमर का जो एंगल है और जो पूरा इकोसिस्टम, जो हमारे दोनों विद्वानों ने कहा कि पूरा इकोसिस्टम खराब होगा, इसमें एक प्लेयर की बात नहीं है। तो आई एम श्योर कि हमारा ये कॉन्वर्सेशन पॉलिसी मेकर्स के कहीं काम आए, इसी उम्मीद के साथ दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। वाकलू सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। उपल सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और अब आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी का रुख करते हैं, और उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें फटाफट से। सोने और चांदी में लगातार हलचल देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सोना अब 50,000 के नीचे लुढ़क गया है। चांदी में भी हलचल तेज हुई है। चांदी में लगातार हलचल मची हुई है। चांदी के भाव में 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं शाम के बाद, इस पर पूरी जानकारी के साथ हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, बताइए ये हलचल क्यों और ये गिरावट क्यों, क्या वजह रही? देखिए दीपक, बहुत तेज गिरावट है इस वक्त गोल्ड की कीमतों में, और एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोने का भाव 50,000 के ऊपर आ गया है। ग्लोबल मार्केट में, जो ग्लोबल स्पॉट मार्केट है, वहां पर $1,700 प्रति आउंस के नीचे आ गया है गोल्ड का भाव, और इस वक्त गोल्ड में करीब 450 से 500 रुपए की गिरावट इंडियन मार्केट में दिख रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये दाम गिरे क्यों हैं? दाम गिरने के पीछे दो बड़ी वजह है जिसने पूरी दुनिया में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों को जबरदस्त तरीके से नीचे धकेला है। पहली बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बहुत मजबूती से इस बात के संकेत दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ेंगी। इसको बुलियन के मार्केट ने बहुत निगेटिव तरीके से लिया है, क्योंकि ब्याज दरों का बढ़ना गोल्ड के प्राइस के लिहाज से निगेटिव होता है, क्योंकि फिर लोग बाकी जो विकल्प होते हैं इन्वेस्टमेंट के, वहां पर पैसा लगाना शुरू करते हैं जहां पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, लिहाजा गोल्ड में निवेश कम हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि एक तो इंटरेस्ट रेट लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, और दूसरी बड़ी वजह यह है कि दुनिया भर में गोल्ड में इस वक्त निवेश मांग में बहुत कमी आ रही है। जो बड़े फंड्स हैं वो गोल्ड से पैसा निकाल रहे हैं, जो बड़े हेज फंड्स हैं वो गोल्ड में बिकवाली कर रहे हैं, और इस वजह से गोल्ड की कीमतों में गिरावट आ रही है। अब दीपक, मैं आपको फटाफट 5 ऐसी बात बताने जा रहा हूँ गोल्ड को लेकर जो हमारे दर्शकों को इस वक्त जानना चाहिए। पहली बड़ी बात यह है कि मार्च से अब तक, जब यूक्रेन रूस का युद्ध शुरू हुआ, तब से अब तक ग्लोबल मार्केट में $350 गोल्ड के दाम कम हुए हैं। इंडियन मार्केट में 5,500 रुपए दाम कम हुए हैं। तीसरी बड़ी बात यह कि अगस्त के महीने में ग्लोबल मार्केट में लगातार 5वें महीने गोल्ड के दाम कम हुए हैं। और चौथी बड़ी बात यह कि 2018 के बाद, मतलब 4 साल के बाद, ये गोल्ड की सबसे लंबी गिरावट है। गोल्ड की सबसे लंबी गिरावट है। और पांचवी बड़ी वजह ये, जो एक्सपर्ट से भी हमने बात की, उनका ये कहना है कि गोल्ड की कीमतों में अब इंडियन मार्केट में यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है। यहाँ से अब धीरे धीरे मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। सारे नेगेटिव फैक्टर मार्केट ने डिस्काउंट कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं फटाफट से। जो आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी है, अब उसका रुख करते हैं। चीन की बात। चीन में एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी हो गई है। चीन के कई प्रांतों में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिली, और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चीन ने पहले शेंझेन शहर में लॉकडाउन लगाया, अब चेंगडू नाम के शहर में भी सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। शेंझेन शहर में वैसे तो लॉकडाउन सिर्फ 4 दिनों के लिए लगाया गया है, लेकिन इसके आगे भी जारी रहने की आशंका है। शेंझेन और चेंगडू शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहां रहने वाले लोगों को घरों पर ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। यहां रहने वाले लोग सिर्फ कोविड टेस्टिंग के लिए ही बाहर निकल सकते हैं। शेंझेन में स्थित सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स और दूसरी सभी दुकानों को भी बंद रखा गया है। शेंझेन में कोरोना के मामले काफी ज्यादा नहीं है। मंगलवार को सिर्फ 33 मामले सामने आए थे। उसके बावजूद यहां लॉकडाउन लगा दिया गया, और बड़ा सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। जीरो कोविड पॉलिसी है, आपको याद होगा, और जीरो कोविड पॉलिसी के कारण चीन के भीतर किस तरह की सख्तियां बरती जाती हैं, इसकी तस्वीरें आपने बीच बीच में देखी होंगी। चीन ने साल की शुरुआत में शंघाई में 2 महीने का कड़ा लॉकडाउन लगाया। शंघाई के बाद सिचुआन प्रांत का चेंगडू दूसरा सबसे बड़ा शहर है जहां सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। चीन ने अपनी जीरो कोविड पॉलिसी के तहत यह लॉकडाउन लगाया है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि यह लॉकडाउन ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट B15 की वजह से लगाया गया है। चीन में लॉकडाउन की वापसी से एक बार फिर सप्लाई चेन में दिक्कतों आने की आशंका खड़ी हो गई है। शेंझेन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी हब है और चेंगडू कई बड़ी टेक कंपनियों और ऑटोमेकर्स का हब है। तो ये दोनों शहर जो हैं, ये इलाके जो हैं, ये कमर्शियली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और न सिर्फ लोकल
रूप से लोकल कमर्शियल लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंटरनेशनल सप्लाई चेन के लिहाज से ये बड़े इंपॉर्टेंट शहर हैं। एप्पल के लिए आईफोन को असेंबल करने वाली फॉक्सकॉन भी यहीं पर है, चेंगडू शहर में। चीन की जीडीपी में इस शहर का जो योगदान है वो 1.7% का योगदान है। चीन में लॉकडाउन लगने का मतलब यह है कि इसका असर वैश्विक सप्लाई चेन पर भी दिख सकता है। एप्पल, टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट्स भी चीन में हैं, ऐसे में यहां से होने वाली माल ढुलाई पर असर दिख सकता है। फाइनेंशियल सर्विस फर्म नोमुरा का कहना है कि चीन में लगे लॉकडाउन का असर आने वाले दिनों में बाजार पर भी दिख सकता है। चीन में लॉकडाउन की वजह से महंगाई बढ़ने का खतरा भी खड़ा हो गया है। ऐसे में अगर चीन लॉकडाउन लंबा खींचता है तो दुनिया भर में केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी रख सकते हैं। चीन की इकोनॉमी पहले से ही स्लोडाउन के दौर से गुजर रही है। रियल एस्टेट कारोबार क्राइसिस से दौर से गुजर रहा है। गिरती मुद्रा ने पहले से ही चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अब लॉकडाउन से चीन की इकोनॉमी और प्रभावित हो सकती है। तो ऐसे में चीन की इस आंतरिक जो संकट है वहाँ का, उसका भारत पर क्या असर होगा, दुनिया पर क्या असर होगा, ये समझने के लिए नीति आयोग के पूर्व सचिव यदुवेंद्र माथुर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जाने माने आर्थिक मामलों के जानकार भी हैं। माथुर सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत कुछ हमने अपनी रिपोर्ट में समाहित करने की कोशिश की सर। आपके नजरिए से लॉकडाउन पर लॉकडाउन जो लगा रहा है चीन, इसके क्या प्रभाव भारत पर और अंतर्राष्ट्रीय दिख सकते हैं सर? धन्यवाद। नहीं, ये बड़ा प्रासंगिक है और विगत कुछ हफ्तों से ये खबर आ रही है कि वो चाइना की जो पॉलिसी है वो बड़ी केंद्रित है और वो सेंट्रल बीजिंग से ही एक तरह से संचालित कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर वो ज्यादा छूट नहीं दे रहे। और किसी भी एक बिल्डिंग में, किसी भी एक दफ्तर में एक भी अगर केस आता है तो वो पूरी बिल्डिंग को लॉकडाउन करते हैं और वो इंसिस्ट करते हैं कि 48 घंटे में, 24 घंटे में आप कोविड की टेस्ट रिपोर्ट लाइए। अब ये उनकी जो नीति है वो किन वजह से हो रही है, और जो विशेषज्ञ हैं वो तो यही इंगित करते हैं कि वो कहीं एक पॉलिटिकली जो उनमें एक डर बैठा है उनकी लीडरशिप में, क्योंकि आने वाले 2-3 महीनों में उनकी सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग्स होने वाली हैं और उनका पॉलिटिकल अक्टूबर-नवंबर में बड़ा सम्मेलन होने वाला है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि ये बड़ा पॉलिटिकल टाइप एक एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो ऐसी नीति जो उनकी स्वयं की अर्थव्यवस्था को हिट कर रही है। बेरोजगारी उन्हीं के देश में बढ़ रही है और वो चिंतित भी हैं, लेकिन किन कारणों से कर रहे हैं ये अभी समझ से बाहर है। दूसरा पॉइंट ये है कि जहां चिप मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की, और ये शेंजन जो हांगकांग से पास का एरिया है, और ताइवान में क्या हो रहा है, और जो यूक्रेन वॉर की वजह से जो चाइनीज रशियन इकोनॉमिक सिस्टम से एक जो मेलझोल है, तो इन सभी चीजों को अगर आप देखें तो एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है कि चाइना अपने आप को रीओरिएंट कर रहा है अपने इंटरनल इकोनॉमी को संभालने के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा अभी नहीं कह सकते। हाँ, अन्य देश इस चाइना से जो सप्लाई बाधित हो रही है उसकी वजह से वे अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को, विशेषकर चिप मैन्युफैक्चरिंग और जो सेमीकंडक्टर वाला एरिया है उसमें वो काम कर रहे हैं। तो एक तो पहले ये मेरा कमेंट है। एब्सोल्युटली सर जी। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अब चीन को मैन्युफैक्चरर टू द वर्ल्ड कहा जाता है, और ऐसे में और जो जिन जिन इलाकों में इन्होंने लॉकडाउन लगाया है वो बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब हैं और इंटरनेशनल सप्लाई चेन के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंस वाले ये इलाके हैं। ऐसे में और 35 मामलों पे पूरे शहर में लॉकडाउन लगा देना, ये और चाइना जानता है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझाइए। चाइना ऑलरेडी जानता है कि वहाँ पर रियल एस्टेट का क्या हाल हो चुका है। हमने जो तोपों के विजुअल्स देखे थे वो सब जानते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ। वहाँ के आम लोग सड़कों पर हैं और रियल एस्टेट का वहाँ की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है, सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है वहाँ का, वो बुरी तरह से लड़खड़ाया हुआ है। ऐसे में चीन इतना बड़ा रिस्क ले क्यों रहा है? वो क्या डर है कोविड को लेकर? आज का हमने जो टॉपिक रखा था कि बोया पेड़ वायरस का, तो ओपन अप कहाँ से होए, तो आप स्वयं जान रहे हैं कि क्योंकि आप
शायद वायरस कितना खतरनाक है ये चीन जानता है, इसीलिए इतना डर रहा है। इकोनॉमी को ताक पर रख रहा है, अपनी सप्लाई चेन्स को ताक पर रख रहा है, इंटरनेशनल क्राइसिस को ताक पर रख रहा है। आपने सही कहा, वहां पर चुनाव होने वाले हैं, शी जिनपिंग को उनकी चिंता नहीं है। वो कह रहे हैं कि एक भी मामला आया तो साहब सबको लॉकर में डाल दो। ये डर ही है सर उस वायरस के प्रति लोग चाइना का? नहीं, डर तो नहीं है। मुझको लगता है अपनी राजनीतिक पकड़ वहां पे और मजबूत की जा रही है, क्योंकि वहां काफी असंतोष है। ओके। और वहां पे जो मिडिल क्लास है वो काफी बड़ा हो चुका है, और जो एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक, एक खुली व्यवस्था, एक ओपन मार्केट इकोनॉमी, जो वो फ्रीडम होती है, वो अब वहां चाइना के मिडिल क्लास को काफी फील हो रही है। और वो उसको कंट्रोल करने के लिए जो सेंट्रल पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं वहां के, वो एक तरह से लोकल गवर्नमेंट्स को, या स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं भारत में, उनको वो कोई छूट नहीं दे रहे। वो एक तरह से पूरा केंद्रित एक सेंट्रल पॉलिटिकल पार्टी का कंट्रोल उनके यहाँ बढ़ता जा रहा है, और जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसको वो बाहर नहीं आने देते, टैकल नहीं कर पा रहे, और वो एक सख्त रवैया अपना रहे हैं। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी पे जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझको नहीं लगता है कि चाइना में ये लॉकडाउन की वजह से अब लोगों में, पूरी दुनिया में कोई बड़ी चिंता है। बिल्कुल चिंता नहीं है। वो चाइना की खुद की इकोनॉमी की हालत ठीक नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे कि वो किस दिशा में ले। तो उनको एक ही समझ में आ रहा है कि अपना जो शासन का तंत्र है उसको मजबूत करें, लोगों को डराए धमकाएं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी स्थिति चाइना की नहीं कही जा सकती। मुझे लगता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी के लिहाज से अगर आप देखें तो ये तो समझदारी भरा वाला कदम हो ही नहीं सकता। हमने देखा कि जिनको अपनी इकोनॉमी की चिंता थी, उन्होंने, जैसे भारत ने देश की भी चिंता करी, अपने नागरिकों की भी चिंता करी, लेकिन जब एक स्पेस मिला, एक विंडो मिला, तो फटाफट से ओपन अप भी किया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी के मोर्चे पर भी ज्यादा चिंताएं थी। तो ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य के चक्कर में कहीं इकोनॉमी, जो दीर्घकालिक जो हमारे देश का स्वास्थ्य है, वो कहीं गड़बड़ा न दे। इसलिए बिल्कुल प्रॉपर विंडो देखी और उसके बाद ओपन अप को बहुत स्पीड अप भी किया। चाइना में उल्टा हो रहा है। चाइना में आपकी इकोनॉमी जा रही है, चाइना में आपका रियल एस्टेट क्राइसिस है, चाइना में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस है, वहां पर बड़े बड़े शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। आप इकोनॉमिक स्लो डाउन की दिशा में हैं, ऊपर से युद्ध अलग लग रहा है, आपको ताइवान से अलग चुनौती मिल रही है, कंप्लीट अनरेस्ट है, डिसरप्शन है, लेकिन उसके बावजूद आप लॉकडाउन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पॉलिटिकल जो नैरेटिव्स हैं उनको साधने के लिए कहीं ना कहीं पूरा खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन सर, अब शी जिनपिंग ने ये सोच लिया है कि उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए या एक पूरा डिस्कोर्स चेंज करने के लिए ये सब वो कर रहे हैं, तो अब इसका खामियाजा भारत और दुनिया कितना भुगतेगी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं भुगतेगी। मेरे ख्याल से चाइना का कंजम्पशन घट रहा है, तो तेल के दाम सॉफ्टन हो रहे हैं, ये पूरे देश के लिए अच्छा है, भारत के लिए भी अच्छा है। नंबर 2, चाइना को अब जो वो चोरी करके अपने डिजाइन्स और चिप मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक में जो वो बिल्कुल दिन दहाड़े चोरी करते थे डिजाइन्स की, और अमेरिका भी लिबरल था, वेस्टर्न वर्ल्ड से चोरी करते थे, कोई भी फैक्ट्रियां वहां डालते थे। अब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उनको चोरी करने को नहीं मिल रहा है, उनका खुद का मैन्युफैक्चर करना उनको समझ में नहीं आ रहा है, और वो काफी वहां प्रयास कर रहे हैं कि जो डिजाइन्स हैं, जो R&D है, वो उनके देश में बढ़े। लंबे समय के लिए चाइना का कदम अच्छा है। तो एक तो ये इम्पैक्ट आ रहा है, और मेरे ख्याल से कि जो रीबैलेंसिंग चाइनीज इकोनॉमी की होगी, वो एक ग्रोथ इंजन जो कॉपी करके वर्ल्ड की फैक्ट्री बन जाता था, सारा डुप्लीकेट माल बनाते थे चाइना में धड़ल्ले से, वो टाइम अब निकल गया। वेस्टर्न वर्ल्ड और सभी इकोनॉमी समझ गई हैं चाइना की असलियत, और उनकी इकोनॉमी में अभी जो पुराना उन्होंने कमाया है पैसा, उसके दम पे कुछ साल और चलेगी, लेकिन उनको आमूलचूल रूपांतरण अपनी अर्थव्यवस्था का, अपने प्रजातंत्र को, उनको मार्केट को, अपनी पॉलिटिकल उनकी जो बैटल है वो अभी बहुत बाकी है। उनके यहाँ विकास लोकल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पे बिल्कुल नहीं हुआ है। एक हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का अब उनको इम्पैक्ट समझ में आ रहा है, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड इकोनॉमी एक बेटर कंडीशन में रहेगी, और यूएस और जो यूरोपियन और जो इंडिया का एक जो उभरता रोल है एक डेवलपमेंट पार्टनर का, वो अन्य कंट्रीज समझ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिए, एशिया के लिए एक जो अच्छी रीबैलेंसिंग होगी, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन
कोविड से हमको भी केयरफुल तो रहना पड़ेगा। चाइना ओवर रिएक्ट कर रहा है, बिल्कुल, लेकिन कुछ उसमें हमको भी सीखना चाहिए कि हमारे यहाँ भी अगर कहीं केसेस आते हैं तो लोगों को जागरूक रह के और टेस्टिंग करानी चाहिए। तो कुछ सीख भी हमको लेनी चाहिए टेस्टिंग से विशेषकर। स्वाभाविक रूप से सर, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जो अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें कोई भी रिस्क लेना तो बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन हाँ, हमें लगता है कि ये 2-2.5 साल का जो अनुभव रहा है भारतीयों का, भारत सरकार का, कि कैसे सुरक्षा के साथ साथ जो स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ साथ इकोनॉमी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है, इसमें हमें लगता है कि काफ़ी लंबा अच्छा हमारा अनुभव है और अब उसके परिणाम और उसके फल जो है हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट होगी कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन का जो अपना शेयर है वो भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, हम क्राइसिस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन चाइना का स्लो डाउन हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लेवल पर। तो हम ग्लोबल वैल्यू चेन में अपना शेयर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम ऑलरेडी कदम उठा रहे हैं और उनको अगर हम स्पीड अप करें तो फिर चाइना की ये जो आपदा है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, आपदा में अवसर, तो किसी की आपदा आपके लिए अवसर में भी तब्दील हो सकती है। इस बारे में शायद भारत सरकार अपने स्तर पर काम भी कर रही होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, महत्वपूर्ण विषय पर विश्लेषण दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की स्वदेशी वैक्सीन मिल गई है। इस बीमारी से हर साल देश में करीब 70,000 महिलाओं की मौत हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि इनसे आसानी से बचा जा सकता है और बचाव भी सिर्फ एक टीका है। अब तक सर्वाइकल कैंसर से बचाव का टीका 3,000 रुपए में से या इससे ऊपर की कॉस्ट पे मिलता था, क्योंकि ये विदेशी था। लेकिन अब क्योंकि हमारा स्वदेशी टीका आ गया है, इसलिए ये सिर्फ 200 से 400 रुपए में मिल सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने इसका टीका लॉन्च कर दिया है। सर्वाइकल कैंसर का स्वदेशी टीका लॉन्च हो गया है और इसे सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने लॉन्च किया है। ये क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन यानी QHPV है और ये सर्वाइकल कैंसर से बचाव में मददगार साबित होगा। शुरुआत में ये वैक्सीन 9 से 14 साल की लड़कियों को दी जाएगी। अच्छी बात यह है कि इस वैक्सीन की कीमत 200 से 400 रुपए हो सकती है, जबकि विदेशी वैक्सीन की कीमत 2,000 से 3,500 के बीच है। अब हम आपको बताते हैं कि सर्वाइकल कैंसर का टीका क्यों जरूरी है। दरअसल देश में हर साल इसके करीब 1.25 लाख नए मामले सामने आते हैं। करीब 67,000 महिलाओं की इससे मौत भी हो जाती है। देश में महिलाओं में होने वाले कैंसर और उससे होने वाली मौत की ये दूसरी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर सर्वाइकल कैंसर की वजह क्या है। इसके लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यानी HPV जिम्मेदार है। ये कई प्रकार का होता है, लेकिन 70% मामलों के लिए HPV के टाइप 16 और 18 जिम्मेदार हैं। ये वैक्सीन भी इन्हीं 2 टाइप के वायरस से बचाव करता है। HPV ज्यादातर यौन संबंधों से फैलता है। यौन संबंधों के चलते अपने जीवन में ज्यादातर स्त्री और पुरुष कभी न कभी HPV से ग्रस्त होते ही हैं। लेकिन 90% से ज्यादा मामलों में शरीर का इम्यून सिस्टम इनसे लड़ लेता है और जहां लड़ नहीं पाता वहां वो धीरे धीरे शरीर में जगह बना लेता है। एक स्वस्थ महिला में सर्वाइकल कैंसर डेवलप होने में 15 से 20 साल लगते हैं, जबकि कमजोर इम्यून सिस्टम वाली महिला में 5 से 10 साल में ये विकसित होता है। ऐसे में सर्वाइकल कैंसर से बचने का एकमात्र उपाय टीका और HPV की स्क्रीनिंग ही है। सवाल ये भी है कि सर्वाइकल कैंसर को पहचाने कैसे। इसके लक्षणों में पीरियड के बाद भी असामान्य ब्लीडिंग, यौन संबंध बनाते वक्त भी खून आना, योनि से असामान्य डिस्चार्ज और दुर्गंध, बड़ी उम्र की औरतों में मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग प्रमुख लक्षण है। महिलाओं की पीठ, पांव, कूल्हों में दर्द, थकान, वजन कम होना, भूख कम लगना, पांव में सूजन ऐसे लक्षण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। WHO ने सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 9 से 14 साल की हर लड़की को टीका लगवाने का सुझाव दिया है। भारत सरकार भी मानती है कि सर्वाइकल कैंसर का लड़कियों में यूनिवर्सल टीका जरूरी है, लेकिन अब इसकी कीमत आड़े आ रही थी। उम्मीद है कि जब ये टीका सिर्फ 200 से 400 रुपए में लगेगा तो सरकार इसे अपने यूनिवर्सल टीकाकरण में शामिल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार ईवी को और सुरक्षित करने के लिए बैटरी सुरक्षा के नए नियम जारी करने जा रही है। सरकार ने हाल ही में इसका ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी जारी किया था। इस पर 24 सितंबर तक सुझाव मांगे गए हैं। गाड़ियों में आग लगने की घटनाओं के बाद ये एक अहम और बड़ा कदम है। सरकार नए नियम 1 अक्टूबर से ही लागू करने की तैयारी में है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को नई बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली है। ये गाड़ी ऐसी है जिसका दुश्मन की गोली तो छोड़िए,
हैंड ग्रेनेड भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की ताकत और बढ़ गई है, क्योंकि उनको मिल गया है मार्क्समैन बुलेट प्रूफ गाड़ी। इसे महिंद्रा कंपनी ने बनाया है। इसकी खासियत यह है कि इस पर बंदूक की गोलियों के साथ साथ हैंड ग्रेनेड भी बेअसर है। इस गाड़ी को आतंक विरोधी अभियानों के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को एक नई व्हीकल दी गई है, जो निस्संदेह ही एक गेम चेंजर साबित हो रही है। मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो मार्क्समैन जो सीआरपीएफ को गाड़ी दी गई है, फुली ब्लड प्रूफ है और ब्लड प्रूफ सोफिस्टिकेटेड ब्लड प्रूफ जिसे हम कहें वो है। इसमें बहुत नज़दीक से अगर आप फायर करते हैं तब भी ये इस गाड़ी के भीतर गोली नहीं जाती है। इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन ऐसी है, इसका वेट ऐसा है। सबसे पहले मैं इसके टायर्स की बात करूंगा। ये टायर जो आप देख रहे हैं, अगर इस पे गोली लगती है तो करीबन 100 किलोमीटर तक, जिस रफ्तार से चल रही होती है उस रफ्तार से 100 किलोमीटर तक ये चलती है। अब हम इसके भीतर चलते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये पूरी ब्लड प्रूफ है। इसके लॉक्स देखिए बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड है और इसमें जो टेक्निक्स इस्तेमाल की गई है उन टेक्निक्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये PTZ कैमरा का जो रिमोट यहाँ पे लगाया गया है, इससे आप जो है इसको दाएं बाएं चारों तरफ 90 डिग्रीज पे आप देख सकते हैं भीतर बैठ के। और यहाँ पर इसका मॉनिटर है, यहाँ पर आप मॉनिटर कर सकते हैं कि कहीं कोई हरकत तो नहीं हो रही है। एक ये जो यहाँ के कंजेस्टेड एरियाज़ है कश्मीर के, चाहे डाउनटाउन हो या और कोई, उस जगह पर आप इस गाड़ी को ले जा सकते हैं। दूसरा, एनकाउंटर साइट पे आप टारगेट के बहुत क्लोज जाकर जो है वहाँ पर इसको फायर कर सकते हो। मार्क्समैन बुलेट प्रूफ गाड़ी काउंटर टेररिज्म के अलावा बॉर्डर प्रोटेक्शन, दंगा नियंत्रण और दूसरे उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और अब गणपति उत्सव से जुड़ी खबरें। गणेश उत्सव का आज दूसरा दिन है और मुंबई के लालबाग के राजा में आज भी भक्तों का भारी हुजूम उमड़ा। लालबाग में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इनमें कई सारे लोग दूसरे राज्यों से भी आए हैं बप्पा के दर्शन के लिए। भक्तों की भारी भीड़ अपने आराध्य देव के लिए अपनी ओर से कई तरह के चढ़ावा भी लाते हैं, जिनमें नकदी पैसे, सोने चांदी के जेवरात, चॉकलेट्स वगैरह शामिल हैं। लालबाग के राजा में आज दूसरे दिन भक्तों की ओर से दान पेटी में चढ़ाए दान की गिनती के लिए जब उनको खोला गया तो बड़ी संख्या में नकदी और सोने के चांदी के जो चीज़ें हैं वो प्राप्त हुई। लालबाग से देखते हैं नीलेश शुक्ला की ये रिपोर्ट। कोरोना प्रतिबंध हटने के बाद मुंबई और राज्य भर में गणेश उत्सव जो है बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है और मुंबई से जो गणेश उत्सव की तस्वीरें हैं वो बेहद खास हो जाती हैं और जो लाल बाग पंडाल है वो न सिर्फ मुंबई या राज्य में बल्कि पूरे देश भर में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के लाल बाग दरबार में, जहां आप देख पाएंगे कि कल जो भक्तों द्वारा दान चढ़ाया गया था, जो पहला दिन था गणेश उत्सव का, ऐसे में लाखों की भीड़ हम देखते हैं प्रतिवर्ष बप्पा के दर्शन करने पहुंचती हैं। उनकी तरफ से ये दान चढ़ाया गया, उनकी तरफ से भेंट चढ़ाया गया है, जिसकी अब काउंटिंग यहाँ पर हमें देखने मिल रही है। आज दान पेटी को खोला गया और वहाँ से दान पेटी के भीतर से कुछ जो नकदी हैं वो जो उनके भक्तगण हैं उनके द्वारा समर्पित की गई थी। आप देख पाएंगे कि नोटों के साथ साथ इस तरीके की जो कलाकृतियां हैं, जैसे इस नोट को फूलों की शक्ल दी है, फूलों का रूप दिया गया है, ताकि जो भक्त हैं वो बप्पा तक अपना जो प्यार भरा संदेश है, जो अपनी भक्ति है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस नकदी में सिर्फ भारतीय रुपए ही नहीं बल्कि जो विदेशी मुद्राएं हैं, डॉलर्स हैं, वो भी हमें देखने मिले थे। कुछ गोल्ड कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स भी हमें देखने मिल रही हैं। लालबाग महाराज को देश भर से जो उनके चाहने वाले हैं वो चढ़ावा चढ़ाते रहे हैं। जैसे ट्रेजर सर हैं, उन्होंने बताया कि बीते वर्ष यानी 2019 में 8 करोड़ की जो नकदी है
वो पूरे पंडाल को मिली थी। और इस वर्ष ये जो अमाउंट है वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कोविड की पाबंदियां हैं वो हटा दी गई हैं और लगातार जो भक्तगण हैं, जो उनकी तादाद है, जो संख्या है वो यहाँ पहुँच रही है। लाखों की संख्या में रोज़ाना 80,000 से 1 लाख तक जो भक्तगण हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और रोज़ाना अपनी तरफ से जो चढ़ावा है वो चढ़ाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेजर जो पूरी कमेटी है उसकी तरफ से जो गोल्ड और सिल्वर है उसकी काउंटिंग की जाएगी, उसकी दान पेटी खोली जाएगी और ये देखने वाली तस्वीर होगी कि इस वर्ष कितना ज़्यादा जो अमाउंट है वो भक्तों द्वारा बप्पा को चढ़ाया जाता है, किस प्रकार के जो चढ़ावे हैं वो बप्पा को मिलते हैं। कैमरा पर्सन मंजेश के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।